जय हिंद दोस्तों। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका है, तो आखिर हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते आ रहे हैं उस दिन से, तो उस पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो आइए कुछ हम बात करते हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं कि आखिर 26 जन रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं, अगर इतिहास की बात करें तो ऐसे आज़ाद तो हम हो चुके थे 15 अगस्त 1947 को। आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से तो आज़ादी हमको मिल गई थी। लेकिन अगर बात करें हम पूरी तरह आज़ादी का, तो अभी फ्रांस और पुर्तगीज से हम अभी आज़ाद नहीं हुए थे। और आपको बता दें कि पुर्तगाल से हम 19 दिसंबर 1961 को पूर्ण रूप से हमको आज़ादी मिली, जो कि गोवा एक ऐसा स्टेट था जहां पर पुर्तगालों का शासन था। 1961 में गोवा को भी हमने आज़ाद करा लिया। और आपको बता दें कि पूरी तरह हम 1961 को आज़ाद हुए, लेकिन ऐसे 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आज़ाद हो चुके थे। लेकिन आखिर अंग्रेजों से तो आज़ाद हो चुके हैं, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 तक हम अपना संविधान भी बना चुके हैं। लेकिन आखिर मेरे ऊपर किसका शासन है, हम लोग के ऊपर किसका शासन चल रहा है, हम किसके अधीन हैं, ये अभी तक फैसला नहीं हो चुका था। और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाया जाता है, तो दोस्त हम बता दें कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भी बनकर तैयार हो चुका, और 26 जनवरी 1950 को से हम रिपब्लिक डे मनाते हुए आ रहे हैं। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि किसी भी देश का, अगर हमारा देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है, तो उस देश का जो राष्ट्रपति होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वो चुन कर आएगा, लोगों के द्वारा चुन कर आएगा। और वहाँ पर उसका वंशानुगत नहीं, उसका बेटा नहीं राष्ट्रपति बन सकता है, बेटे का बेटा नहीं बन सकता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। हमारा इंडिया, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे दोस्त कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया, और इस दिन हम मनाते थे संविधान दिवस। क्या मनाते थे? संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसको हम जानते थे संविधान दिवस के नाम से। और वहीं हम आज का मेरा टॉपिक ये है कि जब संविधान यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका, तो फिर यहाँ से यहाँ आने में आखिर क्या दिक्कतें रही है, और ये दो मंथ का टाइम क्यों लगा, इतना 2 महीने बाद संविधान को क्यों पूरी तरह लागू किया गया, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेन मुद्दा मेरा यहीं से यहाँ है, 2 मंथ क्यों लगा। तो आपको बता दें कि ये 2 महीना क्यों लगा दोस्त। आखिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका था। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र क्या है तो मैं आपको बता चुका कि किसी भी देश का उसका राष्ट्रपति अगर वंशानुगत नहीं है, तो समझिए कि वो देश रिपब्लिक है, वो कंट्री रिपब्लिक है। इतिहास की दोस्त अगर बात करें, तो आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम इंग्लैंड को बहुत क्षति हुई थी। आपको बता दें कि 15 दिन 15 रात जर्मनी ने इंग्लैंड पे इतने बम बरसाए थे, इतने गोले बरसाए थे ना, कि वहां की जो जनता थी त्रस्त थी। जनता एकदम त्राहिमाम करती थी। और वहां पर उस कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, जिसका प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे उस टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम। और विपक्ष में थी लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी के जो नेता थे ना, वो थे क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने पूरी तरह कह दिया था कि हम भारत के साथ हैं, अगर मेरी सरकार बनती है इंग्लैंड में, तो हम भारत को पूरी तरह आजाद कर देंगे, पूरी तरह हम आजाद कर देंगे। और बात वही हुई, लेबर पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने बनी। और अपने वादे को पूरा करने के लिए क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा। और कैबिनेट मिशन दोस्त हम बता दें कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और इसमें 3 सदस्य थे। काल ये आपको बता दें कि ये काल, इसमें 3 सदस्य थे। और 1946 में ये 3 मिशन के तहत आए थे। या तो एक अंतरिम सरकार आप बनाइए, इनका कहना क्या था, अंतरिम सरकार, और दूसरा संविधान बनाइए, तब हम आपको छोड़कर जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्त हम बता दें कि ये काल, और काल से क्रिप्स हो गए, एक एलेक्जेंडर हो गए, एक पैथिंग लॉरेंस हो गए। तो ये 3 सदस्य थे, इसमें आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तीनों सदस्य क्रिप्स,
एलेक्जेंडर और पैथिंग लॉरेंस। और आपको बता दें कि इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन था, तो दोस्त एल से होता है लीडर और एल से ही होता है लीडर मतलब अध्यक्ष, और पैथिंग लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष हुआ करते थे। इनके ही अध्यक्षता में भारत क्लीमेंट एटली ने ये 3 कैबिनेट को भेजा था। और आपको बता दें कैबिनेट मिशन क्या होता है, तो कैबिनेट के जैसे रक्षा क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, जैसे विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, गृह मंत्रालय अमित शाह, ये सब कैबिनेट मंत्री के तहत आते हैं। तो वैसे ही इंग्लैंड में भी कैबिनेट मिशन के तहत 3 व्यक्ति को भेजा गया, एक क्रिप्स, एक एलेक्जेंडर और तीसरा पैथिंग लॉरेंस, जो कि अध्यक्षता लॉरेंस के पास था, जिससे काल से हम समझ सकते हैं। तो ये आए थे 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत, और इनके 2 मिशन थी। आप भारत में जाओ, भारत में बताओ पहले कि 5 साल तक आप सरकार चलाना सीखिए कि सरकार चलता कैसे, सरकार बनता कैसे है, देश को कैसे चलाया जाता है। तो इनका ये उद्देश्य था। तो इन्होंने बोला कि पहले आप अपना अंतरिम सरकार बनाइए, उसके बाद आप संविधान बनाना चालू कर दीजिए, और 5 साल के अंदर हम आपको पहले बताएंगे कि सरकार कैसे चलेगा। और ये अंतरिम सरकार के तहत ये कैबिनेट मिशन का कैबिनेट मिशन, और याद है 1946 से अंतरिम सरकार, ये 5 साल तक अंतरिम सरकार, और इसी बीच में संविधान को बनना स्टार्ट हुआ। और आपको दोस्त बता दें कि अब संविधान तो बनाना है, अंतरिम सरकार भी चलाना है। अब भारतीयों को ये ओपन चैलेंज था, क्योंकि इंग्लैंड बोल रहे थे कि आप पहले ये 2 चीज सीखिए, उसके बाद ही हम आपको छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं, आपको चलाना नहीं आता है सरकार, अंतरिम सरकार पहले आप सीखिए। सरकार है लेकिन आप अपना भी सरकार चलाइए, कैसे आप चलाते हैं वो हम देखेंगे, ये कैबिनेट मिशन का कहना था। और अंतरिम सरकार चला, अच्छा से चला, अच्छा से चलाया 1946 से लेके 1940, आप 5 साल जोड़ लीजिए, 1946 से लेकर 47, 48, 49 और 50 और 51, आप देख सकते हैं 50 तक सरकार चला, और 51 में चुनाव हुआ, 52 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी है बने। तो ये 50 तक सरकार चला। और दोस्त आपको बता दें कि सरकार बहुत ही अच्छा चला। इसी बीच में अंतरिम सरकार के बीच में ही संविधान को बनना स्टार्ट हो गया था। और संविधान कैसे बन गया, उसमें कौन लोग शामिल हो गए, तो दोस्त हम बता दें कि 1946 से लेके और 1950 तक संविधान को बनाना स्टार्ट हुआ। और दोस्त आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत सरकार संविधान चुनने के लिए व्यक्ति को चुने गए, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। और दोस्त आपको बता दें कि ये उस टाइम न तो हम लोकसभा में बैठ सकते थे, न हम राज्यसभा में बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी मेहमान आता है ना, तो पहले उसको हम सेंट्रल हॉल में बैठाते हैं, बिना चुने हुए, बिना गिने हुए हम किसी संसद में नहीं बैठा सकते हैं। तो उसको पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सबको सेंट्रल हॉल में ही संविधान मेरा लिखा गया है। और आपको बता दें कि 1946 से ये बनकर तैयार हुआ। उस टाइम अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत संविधान को बनाने के लिए टोटल 389 सदस्य थे। कितना, 389 सदस्य थे। ये कैसे इतने हो गए, तो दोस्त हम बता दें कि उस समय अखंड भारत था, न तो पूर्वी पाकिस्तान था, न पश्चिमी पाकिस्तान था, वो कोई पाकिस्तान नहीं टूटा था, सब हम भाई भाई थे, सब अपना ही थे। लेकिन न एक ही साल के बाद परिस्थिति हो जाती है, स्थिति बद से बदतर हो जाती है। और आपको बता दें कि 1947 में हमारा देश टूटकर 2 भाग में बढ़ जाता है, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। और वहीं पर सदस्य घट जाते हैं, 299 सदस्य हो गए संविधान को बनाने के लिए। ये क्यों हो गए, क्योंकि जो भी पूर्वी पाकिस्तान से चुन के आए थे ना, जो भी पंजाब क्षेत्र से चुन के आए थे, वो तो पाकिस्तान चले गए। जब उसमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लियाकत अली, जो वित्त मंत्री हुआ करते थे अंतरिम सरकार में, जो भारत की अंतरिम सरकार थी ना, उसमें लियाकत अली वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये सवाल पूछा जाता है। तो दोस्त हम यही कहना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों टूटा, आखिर क्या वजह थी। संविधान बन ही रहा था पूरे देश को चलाने के लिए, अखंड भारत को चलाने के लिए, लेकिन स्थिति परिस्थितियां, आपको पता है कि जब समय आता है तो एक कहावत है कि किसी से उतना ही नाराज होइए कि समझौता करने पर वो समझ जाए, इतना मत नाराज होइए कि आपके समझौता के बिना वो टूट जाए। ऐसा नहीं, तो वही होता है, समय से पहले समझा नहीं और पाकिस्तान 1947 में ही टूटकर बिखर गया, अलग हो गया। आज भी वो अलग ही है। और दोस्त आपको बता दें कि पाकिस्तान फिर टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश हुआ, हाल ही में बांग्लादेश है, और 1971 में बांग्लादेश आजाद हो चुका, तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान टूट गया। तो वही बात हम कहना चाहते हैं कि 1947 में 299 सदस्य बच गए आपके संविधान को बनाने के लिए। और वहीं
1950 तक आते आते ये 284 सदस्य बन गए। और आपको दोस्त बता दें कि कुछ तो देहांत हो गया, किसी व्यक्ति को देहांत हो गया, कोई तो ऐसे मर गए। और आपको बता दें कि इसी में 15 महिलाएं हुआ करती थी। महिलाओं की भागीदारी भी आज से 75 साल पहले कम नहीं थी। और इतना 284 सदस्यों को हमारे संविधान पर हस्ताक्षर हुआ और संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका। और आपको बता दें कि ये दूसरा, और हमारा मूल अगर संविधान की बात करें तो 13 केजी का संविधान है। कितने केजी का संविधान में? 13 केजी का संविधान है। मूल संविधान की अगर बात करें तो दोस्त हम बता दें कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो चुका था। और दोस्त हम आज बात करते हैं कि संविधान को बनाने के लिए कुछ कमेटी हुआ करती थी। कम से कम टोटल अगर कमेटी की बात करें तो टोटल 13 कमेटी बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए। और आपको बता दें कि तरह तरह की कमेटियां हुआ करती थी। और संविधान सभा की अध्यक्षता की बात करें तो टेम्पोररी अगर बात करें, अस्थायी बात करें दोस्त, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था संविधान सभा का। जबकि वहीं 2 दिन के बाद पहली बैठक की अगर बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक संविधान सभा की बैठक होती है। और वहीं 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरी तरह अस्थायी रूप से संविधान सभा की अध्यक्षता बना दी जाती है। और दोस्त आपको बता दें कि ये अध्यक्ष क्या होते हैं, तो सभी कमेटियों को देख रेख इनके अधीन ही होता था। अध्यक्ष का काम था, हाँ आप बैठिए, आप खड़ा हो जाइए, आप बैठिए, आप बताइए आपका कहाँ तक चल रहा है, आपका कहाँ तक चल रहा है। यही काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को था। और उसमें से अगर बता दें 13 समिति में से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ना, वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। और ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास था, जो कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। संविधान लिखने में उनकी द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उनको जाना जाता है, संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है दोस्त। तो आपको बता दें कि वो तो जो ड्राफ्ट कमेटी थी वो थी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास। वहीं अगर BN राव की अगर दोस्त बात करें तो संविधान के जो सलाहकार थे ना, वो BN राव जी थे। और BN राव भी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वो देश विदेशों से संविधान पढ़कर लेकर आते थे। जो भी पॉइंट हमारे भारत के संविधान में शामिल हो सकता है वो शामिल करते थे। और यहाँ तक कि उनकी म्यांमार के संविधान में भी BN राव के बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ भी उनकी योगदान असराहनीय है। और दोस्त आपको बता दें कि ये सभी व्यक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया है। और दोस्त बता दें कि ड्राफ्ट कमेटी जो भी ड्राफ्ट करना है, जो भी फाइनली करना है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार ही होता था। और दोस्त आपको पूरी तरह अगर बात करें हम तो 1946 से 1949 तक, ये 26 नवंबर 1949 तक ये संविधान बनकर तैयार हो चुका है। और संविधान को बनाने में आपको बता दें दोस्त कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का दोस्त टाइम लगा है। और आपको बता दें कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा। और पूरी तरह जब संविधान बन गया ना, तो इसमें अगर आपको भाग की बात करें तो भाग 22 इसमें पूरी तरह भाग 22 हुआ। और वहीं आपको हम अनुच्छेद की बात करें दोस्त तो 395 अनुच्छेद। अभी वर्तमान में अगर भाग की बात करें दोस्त तो 25 है, 395 अनुच्छेद है। और अभी अगर बात करें दोस्त तो लगभग 448 है। जब भी हम किसी संविधान को बदलते हैं, संविधान को अमेंडमेंट करते हैं, तो उसमें क ख ग अंग ऐसे जोड़ के 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। वही अगर उस टाइम की अनुसूची की बात करें दोस्त, जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो चुकी है। तो ये चीज आपको समझना है। और इतने चीज 26 नवंबर 1949 का हमारा संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि जब बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू करने की जरूरत पड़ी। तो दोस्त बता दें कि हम इतिहास में चलते हैं। और इतिहास में आपको बता दें कि कांग्रेस के हर साल प्रत्येक साल एक अधिवेशन हुआ करती थी, एक सम्मेलन हुआ करती थी। और वही सम्मेलन 1930, आज से 20 साल पहले आप चलिए तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में एक अधिवेशन हुआ। और उसी में भारत की जनता ने, और उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। और उसी अधिवेशन में यह फैसला लिया गया कि हम अब अंग्रेजों से डरेंगे नहीं, और हम प्रत्येक साल आने वाले लास्ट संडे ऑफ जनवरी 1930 को हम अपना तिरंगा फहराएंगे। और उस तिरंगा के दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, क्योंकि अपना हम खुद का
स्वाधीन रहेंगे, हम खुद आजाद हो चुके हैं और हम 26 जनवरी 1930 से, और आपको बता दें उनका स्टेटमेंट ये था, उनका स्टेटमेंट ये नहीं था कि 26 जनवरी को मनाएंगे, उनका स्टेटमेंट था कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो दोस्त बता दें 1930, इसलिए कि दिसंबर में तो अब लास्ट चल रहा था, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और लास्ट संडे ऑफ आने वाले साल में 1930 में हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और वहीं लास्ट संडे 26 जनवरी पड़ता है 1930, और 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक साल 1930, 1931, 1932, 1930, 1933, 34, 35 ऐसे करते करते प्रत्येक साल तक हम स्वाधीनता दिवस मनाए। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया 12 बजे रात में और वहीं से पूरा देश गूंज उठा कि हम स्वाधीन रहेंगे और लेके रहेंगे, आज़ादी अपना छीन के रहेंगे, क्योंकि आज़ादी भीख में नहीं मांगेगी, आज़ादी को छीनी जाती है दोस्त। तो आपको बता दें कि उसी दिन से हम मिनी आज़ादी के नाम से जानते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 को, और 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक साल हम स्वाधीनता दिवस झंडा फहराते थे। तो दोस्त अब यहाँ पर दो बातें आ रही थी, और दो बातें क्या क्या दोस्त आ रही थी, तो दोस्त हम बता दें कि दो बातें ये आ रही थी कि एक तो हम 20 साल से मनाते हुए आ रहे हैं 26 आपको बता दें कि 26 जनवरी 1930, एक तो हम ये 20 साल से मनाते आ रहे हैं, और एक 26 नवंबर 1949 हो गया, एक 26 जनवरी 1950 हो गया। हम क्या क्या कैसे करें, एक 15 अगस्त 1947 हो गया। तो एक कहावत है दोस्त, हम किस त्यौहार को छोड़े और किस त्यौहार को न छोड़े। और आपको पता है कि जब संविधान बनकर तैयार हो चुका है तो हम तो अभी संविधान के अधीन आ जाएंगे, है कि नहीं। अब संविधान के अधीन हमको रहना पड़ेगा, जिस दिन से संविधान लागू हो जाएगा संविधान के अधीन आना पड़ेगा। तो दोस्त एक कहावत है आपको कि अगर आपके घर में किसी बेटी का ब्याह होना तो बहुत दुख होता है, लेकिन उसी दिन अगर आपके बेटे का भी शादी होना तो पतोह आने के खुशी में उतना दुख नहीं होता है। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी 1949 को तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो किसी ने बोला कि क्या हुआ बताओ, 26 जनवरी 1930 को हम मनाते हुए आ रहे हैं ना, तो चलो सही बात है। आज 26 नवंबर को हमारा बनकर तैयार हो चुका था, 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था 1949 को। तो क्या होगा दोस्त, एक काम करते हैं, एक महीना और रुक जाते हैं। तो जब एक महीना हम रुकते हैं तो 26 दिसंबर 1949 हो जाएगा, और वहीं एक महीना और रुक जाते हैं तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। और जब 26 जनवरी 1950 हो जाएगा ना, तो हम इस दिन संविधान को लागू कर देते हैं, और 26 जनवरी को ही हम स्वाधीनता दिवस भी मनाएंगे और गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे। तो यही बात हुआ, 2 महीना हम लेट कर दिए, और लेट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को थोप दिए, और संविधान को जिस दिन से थोप दिए हम संविधान के अधीन आ गए, और संविधान के जब अधीन आ गए तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री हो गया। और संविधान के अधीन मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यही तो संविधान है। कोई वंशानुगत नहीं है, सभी चुन कर आते हैं, सभी एक प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आते हैं, राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति तो अप्रत्यक्ष द्वारा चुन कर आते हैं। तो प्रत्येक साल हम 26 जनवरी को भी नहीं छोड़े और अपना संविधान को भी नहीं छोड़े, दोनों को हम मर्ज कर दिए, और उस दिन से हम एक रिपब्लिक कंट्री हो गए, रिपब्लिक भारत हो गया। और रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि उस देश का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होना चाहिए, उस देश का राष्ट्रपति चुन कर आना चाहिए, वही है हमारा भारत। और आपको बता दें कि इस रिपब्लिक डे के दिन हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। हमारे पास कितने हथियार है, कितने बारूद है, कितने गोले हैं, कितने रडार हैं, कितने क्या है, सभी चीजों का हम दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और उस दिन हमारा पूर्वजों से एक चलते हुए आ रहा था कि हम उस दिन चीफ गेस्ट के रूप में किसी विदेशी राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को हम बुलाते हैं। तो इस साल का चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहेंगे, और ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र रहे। और आपको बता दें कि किसी भी विदेशी को हम उस दिन का चीफ गेस्ट मानते हैं, और ये है चीफ गेस्ट अब्देल फतह अल सीसी 2023 का। 26 जनवरी 2023 का चीफ गेस्ट अगर आपसे पूछ दिया जाए तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और आप याद रखिए कि 26 जनवरी 1950 से हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज समझ चुके होंगे, और क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको जवाब मिल गया होगा। तो दोस्त यही थी इतिहास से लेकर वर्तमान तक। और आपको बता दें कि इतिहास
कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारा देश वीर जवानों के लिए जो भी शहीद दिए हैं, एक कहावत है भगत सिंह का कि अगर हम इश्क भी लिखना चाहें तो इंकलाब लिखा जाता है। ये भगत सिंह का दिन है, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का तिल में है, वक्त आने पर बता देंगे वो आसमां, अभी क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी की सभी देशवासियों को तहे दिल से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देशभक्ति बनाए रखिए, देश के प्रति प्यार रखिए, जवानों के प्रति प्यार रखिए। जिस तरह से हमारे शांति से रह रहे हैं, उम्मीद करते हैं जवान के प्रति आपका प्यार बना रहेगा और हमारे सेना के प्रति आपका प्यार बना रहेगा। तो अगेन 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।